हेलो। हेलो। हा हॅलो मॅम, आवाज येतोय हा, पण ब्रेक होतोय. ब्रेक होतोय का आवाज? हा हा ब्रेक होतो थोडा. कारण मी इथे दुसरा कॉम्प्युटर ऑन केलाय तिथे बरोबर ऐकू जाते. नेट प्रॉब्लेम असू शकतो. हा, नेटचा प्रॉब्लेम असू शकतो इंटरनेट पण मध्ये घरात मिळतोय मला. हा हा हा. कंटिन्यू करते ओके ना. दीदी, चालू आय कर. स्टार्ट. हो हो चालू देऊ ना? येतोय का आता आवाज? हो येतोय. हो, आवाज येतोय. आवाज येतो. आवाज येतोय दीदी. येतोय ना? हा. आवाज येतोय. बर. आमच्या नेटचा प्रॉब्लेम असू शकतो. करेक्ट करेक्ट. कारण आमच्या इथे घरात ऐकू येतं, मी दुसरा पण ऑन ठेवलेला आहे तेवढ्याकरता. ओके दीदी. हा, ओके. सो विल स्टार्ट नाउ. Spiritual Lifestyle, book number 304, unit number 5, Selfless Service, निस्वार्थ सेवा। हाँ? तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, निस्वार्थ सेवा माना क्या? आपकी सोच क्या कैसे चलती है निस्वार्थ सेवा पर? कोणतेही काम करताना स्वार्थ न हाँ, ठेवता केलेली सेवा त्याला निस्वार्थ सेवा असे म्हणतात. असे म्हणतात ना. अजून कोणी आहे, कोणी बोलू शकताय, काही उत्तर देऊ शकता यापेक्षा निमित्त वेगळं? भाव होकर जैसे निमित्त भाव होकर हम वो कार्य करते हैं। हाँ, करेक्ट। निमित्त भाव होकर हम कार्य हाँ करते हैं। हाँ, मैंपन का एहसास नहीं रहता उसमें। मैंपन का एहसास नहीं एहसास होता है। नहीं रहता। करेक्ट। तो ये जो पहली जो स्लाइड आपको दिखाई है, इस पर जो चित्र दिखाया है, ये क्या दर्शा रहा है? कितना सुंदर चित्र है। ये कह रहा है वी आर वन, हम सब एक हैं। और उस दो हाथ मिलाए हैं, एक हाथ गोरा है और दूसरा थोड़ा थोड़ा सा सावरा, और एक प्रेम की निशानी उसमें बनाई है उन्होंने। माना क्या कि अगर हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमें दिल से करनी चाहिए, एक की यूनिटी बनाकर रखनी चाहिए, बराबर है ना? और मैंपन का त्याग करके, क्योंकि निस्वार्थ सेवा तब ही हो सकती है जब हमारा जो स्पिरिट है वो लिबरल हो, किसी रिवॉर्ड या किसी मान शान की हमें अपेक्षा न हो, उसे ही कहा जाएगा निस्वार्थ सेवा। यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी, एक मेरी सहेली ने जो मुझसे शेयर किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसकी एक बहुत दूर की रिश्तेदार, रादर उसके सास की दूर की रिश्तेदार जो है, वो कौन थी पता है आपको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो जो राजगुरु है वो अपने महाराष्ट्र से थे। वो उन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग किए बड़ी कम उम्र में। तो उनकी जो माँ है वो मेरी सहेली के सास की दूर की रिश्तेदार थी। उन्होंने बताया कि जब भी राजगुरु की माँ को कहीं सत्कार करने के लिए अगर बुलाया जाता था तो वो इनकार करती थी। वो कहती थी मैंने अपने बेटे का जो बलिदान दिया है वो देश के लिए दिया है, ना कि मान शान कमाने के लिए। तो ये होती है निस्वार्थ भाव से सेवा। देखो कितना बड़ा त्याग किया है। त्याग भी बहुत जरूरी होता है सेल्फलेस सर्विस में। आज के दुनिया में हम देखते हैं थोड़ा भी अगर कोई कहीं सर्विस करता है तो सोशल मीडिया पर उस सर्विस के बारे में फट से अपलोड कर देता है। यानी हम लोग आज बहुत ज्यादा मान शान के पीछे भागते हैं। अगर हमारे जीवन में निस्वार्थ सेवा अपेक्षित है या हम करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से वैल्यूज हमारे में होने चाहिए, या हम कौन कौन से वैल्यूज अपने में विकसित कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कोई बता सकता है एक वैल्यू? ओम शांति दीदी। हाँ। निस्वार्थ सेवा के लिए पहली चीज है कि बिना कुछ पाने की इच्छा रखे हुए बस हाँ, देते जाना। नहीं मैं क्वालिटी के बारे में कह रही हूँ।
कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुण हमें निर्मित होता है या होना चाहिए जिसके बल पर हम निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं? स्नेह का, प्रेम का, स्नेह का। प्रेम, करेक्ट, वेरी गुड, दिल से और प्यार से। करेक्ट। और हमारे में नम्रता, विनम्रता भी होनी चाहिए। अब देखो जो हाँ जी, निस्वार्थ सेवा नम्रता। करते हैं, हमारी जो दादियाँ, हमारी जो दीदियाँ हैं, कितने विनम्र भाव से हमारी सेवा करती हैं। हम जब सेंटर पे जाते हैं तो कितना अपनापन लगता है ना हमको। हाँ? और उसमें क्या होना चाहिए? टॉलरेंस। टॉलरेंस माना सहन शक्ति और कोऑपरेशन। निस्वार्थ सेवा जो करता है उसमें टीम स्पिरिट भी आ जाता है। क्योंकि अगर मैं कहूंगी नहीं 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 नहीं, ये तो मैं ही आगे रहूंगी, मैं ही ये सेवा करूंगी, इसका मतलब मैं किसी और को चांस नहीं दे रही हूँ। तो फिर अगली दफा लोग मुझसे कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि अगर हमें कोई भी समाज कार्य करना है, समाज सेवा करनी है, तो सबको साथ लेकर चलना होगा। बराबर है ना? एग्री करते हो आप लोग इस बात को? जी हाँ। हाँ। हाँ, तो अब इसके हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे क्या है। यूज द पावर्स गेन थ्रू मेडिटेशन, नॉलेज एंड मेडिटेशन। हाँ, तो हमको क्या करना है? निस्वार्थ सेवा अगर हमको करनी है तो हमको पावर लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी? थ्रू मेडिटेशन, यानी सुप्रीम सोल, परमात्मा से कनेक्ट होकर। देन इसमें इस यूनिट में हमको ये भी देखना है, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजुविनेटिंग द होल वर्ल्ड, better use of virtues imbibed in the course of spiritual development, get happiness and contentment in the course of time, reveal the purpose of life, be part of the whole universe। माना क्या? हमको सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखनी है सेवा, हमको सबको साथ लेकर चलना है। और आजकल तो हम क्या कर रहे हैं? घर बैठे ही सारे यूनिवर्स को हम सफाश दे रहे हैं ना सब लोग। हाँ जी। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए। हाँ, आप रिस्पॉन्ड कीजिए तो मुझे अच्छा लगता है, वरना मैं नर्वस हो जाती हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? वो सर्विस इज द मेथड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। जैसे जैसे हम निस्वार्थ सेवा करते जाएंगे, हमारे में आगे बढ़ने की क्षमता अपने आप बढ़ती जाएगी, लोग हमसे जुड़ते जाएंगे। हाँ? क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि हमारा भाव प्रेम भरा होता है। हाँ? अभी जब भाव हमारा प्रेम भरा होता है तो उसमें लोग हमसे कतराते नहीं है, इनफैक्ट वो हमें अवॉइड नहीं करेंगे, वो हमसे जुड़ेंगे। कहते हैं ना कि आप किसी भी सेवा केंद्र पर या वहां अगर आप जाएंगे तो आपको दो प्रकार के लोग दिखाई पड़ेंगे। वो कौन से? एक वो जो प्रेम से करते हैं, दिल से करते हैं, सच्ची लगन से कार्य करते हैं, और एक वो जो ड्यूटी समझ कर करते हैं। भले ही वो बोले या ना बोले, हम आराम से पहचान लेते हैं कि कौन प्रेम से कर रहा है और कौन ड्यूटी समझकर कार्य कर रहा है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये होगा कि एक माँ जो होती है, जब वो खाना बनाती है तो उसकी वाइब्रेशंस कितने अच्छे होते हैं, प्रसाद के समान वो भोजन लगता है। और यही अगर कोई मेड हम एम्प्लॉय करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, तो उसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो अलग होंगे, प्रेम से भरे नहीं होंगे। वो कैसे होंगे फिर? बस एक मुझे कर्तव्य करना है और इससे पैसे कमाना है। इसीलिए कहा जाता है ना कि आज की दुनिया में निस्वार्थ सेवा भाव कम हो गया है। लेकिन अब जो आज का जो पीरियड चल रहा है, आज हम देखते हैं, कई बार हम सोचते थे कि ये जो यंग जनरेशन है, नई पीढ़ी जो है, वो बस अपने दुनिया में ही मस्त रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि इस समय भी वो लोग संगठित होकर इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, इतनी बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं,
तो लगता है कि हाँ, आज भी निस्वार्थ सेवाधारी यही हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। What is service through mind? अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। क्या होता है सर्विस थ्रू माइंड, हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या जरूरी होता है? सर्विस थ्रू माइंड के लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, घटक, कौन सा घटक आवश्यक है? सबसे पहला है प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ एक्शन, प्योरिटी ऑफ व्हाट यू स्पीक, हाउ यू बिहेव, सब में आनी चाहिए, सब में झलकनी चाहिए, आपकी बोलचाल से, आपके रहन सहन से, तभी आप निस्वार्थ सेवा करते हैं और फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। कहीं पे भी हमारा दिल मोह या अट्रैक्शंस की तरफ अटका न हो। और हम कैसे होने चाहिए? डबल लाइट। डबल लाइट माना हल्के होकर, जो भी हमारे साथ बोझ है, हमारे दिल पर है, या कोई टेंशन है, या कोई खींचने वाली बात है, या दुनियावी बातें हैं, ये किसको हम हैंड ओवर करेंगे? किसे हैंड ओवर करना चाहिए हमको? बाबा को, सुप्रीम सोल, है ना। तो आज हम देखेंगे कि ये जो निस्वार्थ सेवा है, इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। किस तरीके से, किस रीति से हम निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहला और मुख्य जो पॉइंट है इसमें, वो है अमृत वेला के समय, क्योंकि आज कोरोना काल है, हम लोग बाहर जाकर फिजिकल फॉर्म में सर्विस कर नहीं सकते, यहाँ तक कि आज हम सेंटर पर भी नहीं जा सकते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए? हमारी अमृत वेला जो है वो बहुत पावरफुल करनी है, क्योंकि वो समय ऐसा है जब हमारा मन बहुत शांत रहता है, इसमें विचारों का आवागमन भी बहुत स्लो होता है, बहुत धीमी गति से होता है। तो अमृत वेला अच्छी तरह हमको सफल करना है। फिर सेकेंड है गॉडली वर्जन्स। गॉडली वर्जन्स का मीनिंग क्या है? कि जो हमें परमात्मा के दिए हुए ज्ञान रत्न है, उन्हें दिल से पढ़ना है, हो सके तो लिखना भी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमको जॉट डाउन करना है, और उन्हें औरों को सुनाना है। क्यों औरों को सुनाएंगे हम? क्योंकि अगर हम औरों को सुनाएंगे तो हमारे में और भी उमंग उत्साह आएगा, हम और इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे और गहराई में सोचने की कोशिश करेंगे। फिर है लौकिक वर्क। लौकिक वर्क माना हमारा जो लौकिक कार्य है। अब आप सोचेंगे कि लौकिक कार्य का और सेल्फलेस सर्विस का क्या संबंध है संबंध, कैसा संबंध होगा लौकिक कार्य का? कोई बता सकता है? आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? हेलो, पा रहे थे। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं हाँ मुझे? सुन पा रहे दीदी। हाँ, हाँ आवाज दीदी, आवाज हाँ, क्लियर तो नहीं आ रही लौकिक मुझे। आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही है? आपकी आवाज क्लियर है दीदी, जिनको नहीं आ रही है हाँ, उनके साइड के नेटवर्क का इशू है। क्लियर नहीं आवाज आ रही है दीदी। क्लियर आ रही है, उनको नेटवर्क प्रॉब्लम। मुझे तो अच्छा, क्लियर इसका आ रही है। जवाब तो दीजिए ना मुझे कि लौकिक कार्य से हम मनसा सॉरी निस्वार्थ सेवा कैसे कर सकते हैं? कोई जब जवाब दे हम पाएगा इसका? हाँ, मैं ट्राई हाँ, करूंगी। हाँ, कीजिए। लौकिक कार्य करते समय हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं वो ज्ञानी अज्ञानी सभी प्रकार करेक्ट, के लोग होते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। लौकिक कार्य करते समय हम एक तरह से ब्राह्मण परिवार के लोगों की भी सेवा कर सकते हैं, और दूसरा जो अज्ञानी लोग हैं उनमें हाँ, ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। सही बात है। और एक बहुत अच्छी पॉइंट है, जब हम लौकिक कार्य करते हैं तो कोई इंजीनियर होता है, कोई सीए होते हैं, तो उनके अंदर ये हुनर होता है। अगर सीए होगा तो वो अकाउंट्स बहुत अच्छे से मैनेज करेगा, इंजीनियर होगा तो वो अपने फील्ड में बहुत माहिर होगा। तो वो जो स्किल है वो यहाँ पर वो एम्प्लॉय कर सकते हैं अलौकिक सेवा में। हाँ आई बात समझ में? हाँ दीदी। है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी सेवा हम द्वारा हम कर सकते हैं। और क्या
क्या हो सकता है लौकिक सेवा का? ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना आपको, अमृत वेला, गॉडली वर्जन्स और लौकिक सेवा क्लियर हो गया आपको? जी हेलो, जी हाँ दीदी, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ना? चलो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। वैल्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस, जो मैंने स्टार्ट में ही आपसे पूछा था कि क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, तो हमने तो शुरुआत ही कर दी थी कि प्योरिटी होनी चाहिए हमें, है ना? विचारों में पवित्रता होगी तो ही हमारी सेवा कैसी होगी, निस्वार्थ होगी। हाँ, अब यहाँ पर और भी वैल्यूज का उन्होंने वर्णन किया है। पहली है वैल्यू सिंप्लिसिटी, माना हमारा जो जीवन है वो सादगी भरा होना चाहिए। ये तो क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस में हम अटक जाते हैं। आई बात समझ में? बहुत सिंपल तरीके से हमारा लिविंग होगा ना, तो क्या हो जाएगा, हम कहीं पर भी इजीली एडजस्ट हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट है, जब हम लौकिक सेवा करते हैं तो हमें और एक गुण होना चाहिए, फॉरगिवनेस का। क्योंकि अगर हम बात को पकड़े रखते हैं तो हम निस्वार्थ सेवा नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे में बदले की भावना उद्भवन होती है, जागृत हो जाती है ना? आपने पिछले दफा में से ऐसा किया, इस बार मैं देख लूंगी, इससे ये इसको निस्वार्थ सेवा नहीं कहेंगे। हमें क्षमा भाव होना चाहिए, तभी हम निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। हाँ, किसी की बात चित्त पर अगर हम रखेंगे तो हम निस्वार्थ सेवादारी नहीं रख सकते। फिर तीसरा पॉइंट आता है इसमें, जनरॉसिटी। जनरॉसिटी माना, जनरॉसिटी का मीनिंग क्या होगा, कोई बता सकता है? उदारता, उदारता। हाँ, दान, दानशील है ना, हम हमारे में दान करने की योग्यता होनी चाहिए। अब दान किस फॉर्म में कर सकते हैं, जनरलिज्म किस बात में हो सकते हैं, स्थूल धन में हो सकते हैं, मनसा सेवा से हो सकते हैं, है ना? या किसी को मदद का हाथ बटा सकते, कहते हैं ना, मदद चाहिए तो भाई थोड़ा सा हाथ बटाओ। हाँ, तो जनरॉसिटी के भाव हमें उत्पन्न होते हैं। वैल्यूज ये होनी चाहिए निस्वार्थ सेवा करने के लिए। और फिर यहाँ पे बताया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सरेंडर, जो हम शुरू में ही कहा कि जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो ईश्वर को साक्षी मानकर और उसकी याद में करना है। ये नहीं कि ये कार्य मुझे करना है, क्योंकि अगर मैं कहूँगी ये कार्य मुझे करना है तो मुझे बड़ी टेंशन होगी, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं ये सेवा कर रही हूँ, किसी को अच्छा लगेगा या नहीं भी लग सकता है, तो नहीं, ये कार्य मैं अपने लिए नहीं करूँगी। ये कार्य शिव बाबा ने मुझ द्वारा वो करा दिया है, तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। तो ये इतना समर्पण भाव अगर होगा तो ही वो सेवा सफल होगी। इसमें हमको क्या करना है, किसका त्याग करना है? सबसे पहले त्याग करना है हमको अपने अहंकार का। जो व्यक्ति इगोइस्टिक होता है वो सरेंडर नहीं कर पाता। और फिर यहाँ पर हमने देखा है टॉलरेंस है, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्षमा भाव हमने डिस्कस कर लिया। टॉलरेंस माना क्या, कि हमें सहन शक्ति होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, है ना? इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण आपकी किताब में दिया है, वो दिया है कि एक स्कल्पचर, एक मूर्तिकारक क्या कर रहा है, मूर्तिकार क्या कर रहा है, एक मूर्ति को तराश रहा है छन्नी और हथौड़ी से। वो जो पत्थर है वो छन्नी और हथौड़ी के घाव जब सहन करता है तब एक बहुत सुंदर मूर्ति इसमें से तैयार होती है। जो मूर्ति तैयार होती है वो मंदिर में रखने लायक होती है। अब इसी के आगे मैं कहूंगी कि अगर उस पत्थर ने ये घाव नहीं सहन किए तो वो क्या बन जाएगी, फर्श बन जाएगी, है ना? तो पत्थर को भी अगर पूजनीय बनना है तो उसे घाव सहन करने पड़ेंगे। तो जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई कहता है नहीं हमको ये अच्छा नहीं लगा, तो इसको दिल पर नहीं रखना है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़, दिल पर लेनी नहीं है ये बातें। समझ में आया ये टॉपिक? आगे बढ़े। हाँ दीदी। हाँ दीदी। वेरी हाँ दीदी।
किसी को अगर गुजराती में चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है बैलेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन। अब इसमें तो डिपेंडेंसी के पहले उन्होंने साइंस दिए हैं। डिपेंडेंसी के साइंस माना किसी के ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है वो कहता है तुम मेरा ख्याल नहीं रखते हो, उसको हमेशा दूसरे के ऊपर ब्लेम करने की आदत होती है ना, तुम्हारे कारण मेरा कार्य बिगड़ा, वरना मैं तो अच्छे से कर लेती हूँ, आप मुझे मदद ही नहीं करते हैं। My sense of worth and security comes from your opinion। माना मैं निर्भर रहती हूँ कि अगर आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो ये हो गया इम्बैलेंस। ये मन में क्या है, मन को विचलित करने वाली ये बातें हैं। तो आपकी किताब में मेरे ख्याल से मैं पूरा पढ़ने की हमको आवश्यकता है नहीं, हम आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड को, ठीक है ना? आप पढ़ लेंगे ना किताब से? हाँ यस दीदी। हाँ हाँ जी दीदी, जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन। इंडिपेंडेंस और कोऑपरेशन का बैलेंस हम कैसे हासिल कर सकते हैं? हम खुद को कहें, ये नहीं कहें कि क्या पता मेरे से होगा या नहीं, हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं मैं कर सकती हूँ। और अगर मैं कहती हूँ मैं कर सकती हूँ और कार्य करने में अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने पहले हमने देखा डिपेंडेंसी वाले क्या होंगे कि आपके कारण मेरा कार्य खराब हो गया। लेकिन यहाँ पर जब मैं कहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ और अगर वो कार्य में कुछ कमियां रह गई तो उसकी भी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी। जो इंडिपेंडेंट होता है वो दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं थोपेगा, फिर ना कहीं से मार्ग निकालेगा और खुद सॉल्व करेगा, किसी के ऊपर निर्भर डिपेंड नहीं रहेगा। फिर है I can think my own thoughts and can move from one level to other level, है ना? यानी किसी के ओपिनियन की मैं बात ही नहीं करूंगा, ये रुकूंगा ही नहीं किसी के लिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है और कैसे करना है, और इसके लिए मैं और भी एक कार्य करूंगी। कौन सा? कि मैं भगवान का दिया हुआ जो ज्ञान है उसका सिमरन करते रहूंगा, तभी मैं इंडिपेंडेंट बन सकता हूँ। ये नहीं कि किसी और व्यक्ति से जुड़ा रहूंगा, किसी और व्यक्ति पर निर्भर रहूंगा, तो वो मेरा कार्य मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगा। I am able to emotionally appreciate myself and my qualities and virtues। ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम खुद को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में न लाए, तो ये कमी है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, मैं कर सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस हमको डेवलप करके चाहिए खुद की क्वालिटी से आधार पर। मेरी विशेषताएं जो है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि लौकिक कार्य में जो अपनी विशेषताएं हैं वो हम अगर अलौकिक कार्य में करते हैं वो भी सेवा बहुत अच्छे से निस्वार्थ हो जाती है। और फिर हमें क्या करना है, एक हमारी जो रिलेशनशिप है वो भगवान से पक्की करनी है, उनसे वायदा करना है कि हो सकता है रास्ते में कई अड़चने कई रुकावटें हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगी। फिर यहाँ आ रहे हैं एफर्ट फॉर विक्ट्री। एफर्ट फॉर विक्ट्री में क्या है? डूइंग एवरीथिंग फॉर सर्विस। एफर्ट फॉर विक्ट्री में क्या है? डूइंग एवरीथिंग फॉर सर्विस। इसमें हमको देहभान से परे होना है और यही करना है कि मैं भगवान का सिलेक्टेड, कहते हैं ना भगवान क्या कहते हैं मुरलियों में हमारे लिए, सिखिलदे बच्चे, मतलब आई एम द सिलेक्टेड वन, आई एम द। मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, एम आई गोइंग वेरी फास्ट? दीदी दीदी इंडिपेंडेंस के ऊपर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। हाँ, आत्मनिर्भर बनना मतलब आत्मनिर्भर तो हम बन जाते हैं कि हम किसी के कर्मों या संस्कारों से मुक्त हैं, उन पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाकी के लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब वो हम पे डिपेंडेंट है, वो हमारे कर्मों से मुक्त नहीं है, और हमारा ये इंडिपेंडेंस उनके लिए तकलीफ का कारण बन जाता है कि
हमारे मन में कोई ऐसे अटैचमेंट की भावना ही नहीं है, करेक्ट। तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हाँ, तो इंडिपेंडेंट होना मतलब, आत्मनिर्भर होना मतलब आप अटैच्ड नहीं है, राइट? करेक्ट। नहीं तो उसके लिए अगर आप पर कोई निर्भर है, जैसे कि हमको बाबा ने हमेशा कहा है मुरलियों में भी कि आपको ना लौकिक और अलौकिक का बैलेंस संभालते हुए चलना है ना। और अगर आपके ऊपर कोई डिपेंड है तो आपको उसकी भी सेवा करनी है, लेकिन निस्वार्थ भाव से। अगर हो सकता है किसी माता जी के घर में कोई पैरालिटिक पेशेंट हो और वो ये नहीं कह सकती कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, ये सच्ची आजादी नहीं है। कार्य करते हुए उस कार्य को भगवान को अर्पण करना है कि ये जो कार्य मुझे मिला है, ये जो सेवा करने का मुझे मौका मिला है, मैं तहे दिल से करूंगी। इंडिपेंडेंस का ये अर्थ नहीं है कि आप अपने कामों को और इसको निग्लेक्ट करके और आराम से बैठ जाओ। आई बात समझ? निग्लेक्ट करके नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सेवा की भाव नहीं है, लेकिन सामने वाला इंसान कर सकता है, बट ऑल बिकॉज ऑफ रिलेशंस कि तुम छोटे हो इसलिए करना चाहिए, ये कहाँ तक सही होता है? नहीं, ये तो कैसा है ना कि अगर वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर आप में क्षमता है तो आप क्यों नहीं करेंगे। हाँ, उनको इंडिपेंडेंट करना आपका कार्य है, मतलब उनको ये आप समझ दे सकते हैं कि ये कार्य मैं करूंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप भी ये कर सकते हैं तो आप क्यों ना करें। ये इसमें कैसे होता है, शांत स्वरूप में रहकर ये उनको समझाना पड़ेगा। किसी को हमारे ऊपर बहुत डिपेंड भी नहीं करना, आपकी बात सही है, वरना वो क्या हो जाते हैं, उनकी अवस्था भी हम नीचे लाते हैं, डाउन हो जाती है उनकी पोजीशन, है ना। हाँ, तो मतलब फिर ऐसा हो जाता है ना कि वो काम हाँ, नहीं हुआ तो उनकी अवस्था भी डगमग हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। तो ये हमको नहीं करना, उनको भी, उनमें भी हमको बल भरना, ये भी एक निस्वार्थ सेवा ही हो गई ना हमारे साथ वालों को। इसीलिए हमने शुरुआत में क्या कहा, ये एक टीम वर्क है, वी हैव टू वर्क इन अ टीम। अब टीम वर्क माना क्या, जैसे कि आज हम यहाँ लेक्चर दे रहे हैं मान लीजिए, हाँ, अगर ये सेवा मुझे कोई नहीं देता तो मैं कैसे कर पाती। मुझे अगर ये सेवा मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि हर सेवा मैं ही करूं, मैंने औरों को भी चांस देना चाहिए। तो ऐसे इंडिपेंडेंस हमको हासिल करनी और दूसरों को भी इंडिपेंडेंट बनाना है। आई बात समझ में, हो गया क्लियर? थैंक यू। हाँ हाँ, हो गया। दूसरों को भी हमें बल भरना है, ये नहीं कि उनको हमारे ऊपर ही निर्भर, वो हमारे ऊपर निर्भर रहे हर चीज के लिए। उसके बच्चे कितने इंडिपेंडेंट होते हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है, जो माएँ घर पर ही रहती है ना, वो क्या करती है बेचारी, उनके पास समय होता है तो वो अपने बच्चे को 9 स्टैंडर्ड के बच्चे को भी खिलाती है अपने हाथों से, और यहाँ चौथी का बच्चा अपने हाथ से खा रहा है। तो अब इसमें गलती किसकी हो गई, किसने उसको इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया 9वीं के कक्षा के बच्चे को। थोड़ी जिम्मेदारी माँ की भी तो बनाई है ना। माँ की भी किस, हम बच्चे को फिर बाद में, वही बच्चा अगर बहुत ज्यादा डिमांडिंग बन जाएगा ना, तो यही माँ कहेगी पता नहीं, ये तो अपने कपड़े भी नहीं तय करता है, ये तो घर में आते ही जूते इधर उधर फेंक देता है। सारा दोष तो एक का नहीं होता है ना, एक हाथ की ताली तो कभी नहीं बजेगी, हम नहीं बजा सकते। तो ये भाव होना चाहिए, आप भी आगे बढ़ो और मैं भी आपके साथ साथ आगे बढ़ूं। हो गई क्लियर बात? हाँ दीदी। थैंक यू सो मच। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में उन्होंने दिया है सुख और समाधान। जो हम सेवा करते हैं ना, उससे हमें भी सुख मिलना चाहिए और औरों को भी, है ना। सेवा में हमको खुद को भी उसमें से आनंद लेते आना चाहिए और औरों को भी, और हमारे मन में समाधान का भाव उत्पन्न होना चाहिए, है? नहीं तो ऐसा ना हो कि हम सेवा कर रहे हैं और उसका टेंशन भी पा रहे हैं। यू कैन नॉट वर्क अंडर बर्डन। आप ये समझ लो कि आपके ऊपर मैंने बहुत बड़ा कुछ बोझ रख दिया, आप पास चल सकते हैं? नहीं चल पाएंगे। इसके लिए हमको हल्के होकर, जैसे हमने देखा ना वहां पर डबल लाइट स्थिति, है ना, फरिश्ता स्वरूप में रहना हमको,
और ऐसे रहेंगे तो ही हम सुख और समाधान से अपना कार्य कर पाएंगे। और कुछ किसी को डाउट्स है? किसी को कुछ पूछना है? जी नहीं। हेलो, नहीं दीदी। हो गया? क्लियर हो गया? अब आप एक काम करिए। हाँ हाँ जी हाँ दीदी। दीदी, हाँ दीदी। आप क्या कीजिए, ये जो किताब है ना आपकी, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होंगे ना तो आप मेरा नंबर लिख सकते हैं, ले सकते हैं किसी से। हाँ, विकास भाई भी आपको पास ओवर कर सकते हैं। मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं, है ना। और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ दीदी। वैसे तो अपने सारे फैकल्टीज बहुत सक्षम है, आप ऐसा नहीं कि मुझसे ही पूछना चाहिए, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। हाँ? दीदी कोई तो वेटिंग यहाँ रूम में पर वेट कर रहा है, आप अप्रूव कर सकते हो क्या रिक्वेस्ट? हेलो, हाँ हाँ दीदी, आई थिंक 2-3 लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप ज्वाइन अप्रूव कर नहीं, तो मैं को होस्ट हूँ ना, आप होस्ट को बोल। ओके, मैंने मैसेज लिखा है चैट में। हेलो, ओके दीदी, मैंने मैसेज तो लिखा है चैट में, कोई शायद हाँ, अप्रूव नहीं कर रहा। ओ, क्योंकि मैं यहाँ पर हम एंड टॉपिक पर आ रहे हैं, इस टॉपिक को हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। तो जो निस्वार्थ सेवा है उसके जो पॉइंट्स है वो आप एक बार गो थ्रू करेंगे ना तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और मैं यही आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप निश्चित ही इसकी डीप स्टडी करेंगे। ये तो हमने एक प्रयास किया है आपको इंट्रोड्यूस करने का इस टॉपिक के साथ। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। हाँ, अपना नेक्स्ट यूनिट कौन सा है? यूनिट नंबर 6 6, ठीक है ना। ज्ञान मंथन। हेलो, हेलो, हाँ दीदी। क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ दीदी दीदी। सुन पा हाँ रहे हैं। हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ दीदी, सुन पा रहे हैं ना? हाँ, थैंक यू। हाँ, तो हमने वो टॉपिक अभी खत्म किया, वहां पर एंड किया है। तो मैं यही आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालें किताब पढ़कर कि जिसको आप एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना आपकी, जरूरी नहीं कि आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका है ना तो उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, नियर अबाउट होते हैं। तो उसमें से अगर कंसेप्ट क्लियर होगी तो आप अवश्य ही सही सही उत्तर चुन पाएंगे। तो एक बार आप पढ़ेगी, गो थ्रू करेगी उस टॉपिक को, तो बहुत अच्छे से आप परीक्षा में मार्क्स कमा सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिट नंबर 6, चर्निंग नॉलेज। चर्निंग नॉलेज माना विचार सागर मंथन करना। यहाँ पर आपकी किताब में बहुत सुंदर शुरुआत की पिक्चर ही दिया हुआ है जिसमें सारी बातें ही जैसे क्लियर ही कर दी उन्होंने, है ना। विचार सागर मंथन करना। हाँ, इसमें आपको ये पिक्चर आपको क्या दर्शाता है, पहले वो बात हम आप शेयर कीजिए। हेलो, समुद्र मंथन का चित्र है। हेलो, हेलो, आप क्या देख पा रहे हैं इस हेलो। पिक्चर में? समुद्र मंथन का चित्र है दीदी। समुद्र मंथन का चित्र है माना क्या? हाँ, मतलब कि देवता और असुर दोनों हाँ। समुद्र का मंथन कर रहे हैं हम्म, अमृत की प्राप्ति के लिए। अमृत की
प्राप्ति के लिए। अमृत माना मक्खन निकल आएगा ना, अगर हम चर्निंग करेंगे, है ना, मंथन करेंगे तो उसमें से मक्खन का गोला निकल आता है, यानी अमृत निकल आता है। हाँ, तो ये देवता कौन है और असुर कौन है? हमारे में जो 5 विकार है वो असुर है, हाँ। और जो अच्छे गुण है वो देवता है। करेक्ट, माना हमारे मन के अंदर ही हमको विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, इतने सारे हमारा मन विचार उत्पन्न करता है, कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ हमारे लिए लाभदायक नहीं होते। मैं आगे चलकर ये भी कहूंगी कि हानिकारक होते हैं ना। हाँ, हाँ नीचे दीदी, खींचने हाँ वाले हानिकारक होते हैं। हाँ, और जैसे कि आपने वो भी पिक्चर आपको याद होगा, विष्णु जी कैसे लेटे हुए हैं शेषशैया पर, बिल्कुल समुद्र की गहराई में, किसी हलचल में नहीं। देखा है वो पिक्चर, आपको याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। याद आता है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप विचारों को मंथन करेंगे और आप डिलीट मारेंगे, जो विचार आपको नहीं चाहिए उनको खाली करेंगे, तो आप विष्णु जैसे शांत स्वरूप में इस दुनियावी बातों से परे हो जाएंगे। आज दुनिया कैसी हो गई है, हाँ, कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ अचानक की बातें हमारे ऊपर आ ही रही, कानों पर पड़ती रहती है और मन विचलित हो जाता है। लेकिन उस समय क्या करना है, कौन से विचार उत्पन्न करने हैं? जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, आगे भी जो होगा हमारे साथ वो अच्छा होगा। अच्छा होगा। अच्छा ही होगा। ये कैसे आ सकता है? क्योंकि हम जो है, ये हमको सताने वाले, तंग करने वाले जो विचार हैं, इनको हम त्याग करेंगे, अपने दिमाग से निकाल देंगे और अच्छे विचारों को सृजन करेंगे। देखो, हमारे जो ओरिजिनल गुण है, ओरिजिनल जो हमारी वैल्यूज है, कौन सी है हमारी ओरिजिनल? शांत स्वरूप, कौन से? शांति स्वरूप, शांत पवित्र स्वरूप, स्वरूप। शांत स्वरूप करेक्ट, आत्मा। वेरी गुड। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद प्रेम स्वरूप हूँ, स्वरूप मैं आत्मा। शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, है ना। तो ये 7 जो गुण हमारे में है, इनका क्या हो गया है, दुनियावी बातों में हम लोग बहुत पढ़ते हैं और दुनियावी बातों में पढ़ने के कारण ये सारे गुण मर्ज हो गए और जो हमने एक्वायर्ड क्वालिटीज है, मतलब दुनिया से में लेन देन के कारण क्या हो गए, वो हमारे में ज्यादा दिखने लगे, प्रदर्शित होने लगे। तो अब हमको वो उस साइकिल को ही उल्टा करना है, उन विचारों का त्याग करना है जो हमको नीचे खींचने वाले हैं, और उन विचारों को हमें ऊपर लाना है जो हमारे दुनियावी बातों में उलझने के कारण दब चुके हैं, उनको हमको ऊपर ले आना है ना। और इसके लिए हमको क्या करना है, कौन सा सबसे अच्छा रास्ता है उन विचारों को ऊपर लाने के लिए? कौन सा प्रयास करना पड़ेगा? मुरली, मेडिटेशन, मंथन करना। मुरली मंथन। और सबसे पहला क्या Meditation. करते हैं हम सुबह उठे ही? गुड मॉर्निंग बाबा, अमृत वेला। हाँ, करेक्ट, गुड मॉर्निंग बाबा, अमृत वेला। वेरी गुड। अमृत वेला अगर सफल होगी तो हमारा दिन भी सफल होगा, है ना। और आपने ये भी पॉइंट बहुत अच्छा बोला है कि मुरली सुननी चाहिए, सिर्फ सुननी चाहिए कि आगे भी हमको कुछ करना है? उस पॉइंट का स्वरूप बनकर मंथन करना चाहिए हो। हाँ, और धारण करनी चाहिए, धारण करना चाहिए, वेरी कि गुड। जो महावाक्य है वो धारण करना। हाँ, और हम क्या कर सकते हैं? चिंतन मनन करके हमको ये करना है कि मुरली के जो पॉइंट्स हमको मिले हैं, कई बार हम जो बाहर की दुनिया, जो जिन्होंने बाबा का ज्ञान नहीं लिया है, उनके साथ भी हम शेयर कर सकते हैं, है ना। हमें ये भी आदत डालनी चाहिए, रोज सुबह उठकर अच्छे विचारों का तो मंथन करना ही है,
साथ साथ आवाज नहीं आ रहा है ओम शांति। हाँ, किसी की आवाज बहुत हो रही है, डिस्टर्बिंग हो रही है। हाँ, तो हम कहते हैं हमको मुरली का मंथन करना है। साथ में क्या करना है, मुरली के जो पॉइंट्स है, एक पॉइंट को अगर आप ले लेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारी उसके पीछे पॉइंट्स मिलती जाएगी आपको, और एक बहुत सुंदर सा आप लेख लिख सकते हैं, एक स्वमान लेकर आप लिख सकते हैं, या मुरली की कोई बात आपको एकदम दिल में बैठ जाती है, जैसे हाँ, जैसे पवित्रता। आज मैं सोच लेती हूँ कि आज मैं पवित्रता के ऊपर ही सब कुछ लिखूंगी। लिखने से क्या होता है, मन के अंदर वो बात पक्की हो जाती है ना। और भी एक कार्य करना है हमको इसमें। कौन सा कार्य करेंगे? और मुरली के पॉइंट का हमको चिंतन करना चाहिए। हाँ, करेक्ट। और इनडेप्थ चिंतन जाने करना की चाहिए। हमको कोशिश करनी चाहिए, इनडेप्थ जाने की भी हमको कोशिश करनी चाहिए। तो इस पाठ्यक्रम का क्या ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये पाठ्यक्रम क्या कारण है जो इस पाठ्यक्रम को इंक्लूड किया है? इसका कारण है कि हमको मंथन करने के क्या लाभ है पता करना है। हाँ? और हमारी अवस्था जो है वो और भी शक्तिशाली बनेगी, है ना। और क्या है, फोकस ऑन हैप्पी लिविंग, माना हमारा ध्यान जो है वो हम यही करें कि यही उम्मीद करें कि हम सुख कैसे दे दुनिया में, अपने लोगों में कैसे बांटे, और खुद भी सुखी कैसे रहे, हैप्पी लिविंग जिसको कहा गया। आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ पर्सनालिटी चेंज, ये भी देखना है, चेक एंड चेंज जिसको हम कहते हैं। हमारे अंदर हम जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं, इससे हमारी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आए, पहले हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं, ये कंपेयर करो अपने आप, ये बातें खुद से करो। इसी को कहेंगे विचार सागर मंथन करना। पहले मेरा स्वभाव कैसा था, चिड़चिड़ा था, आज कैसा है, शांत स्वरूप। मैं किसी की बात अच्छे से सुन सकती हूँ, उसको अर्जन कर सकती हूँ, ये मेरे में पॉजिटिव चेंज आ गया। तो ये बात भी आप लिख सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगी, लेखन शैली आपकी बढ़ेगी। हाँ, और कहते हैं ना कि आप जितना लिखोगे उतनी वो बात पक्की होगी। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी, हेलो, explore the possibility to become an embodiment of knowledge। ये ढूंढो, ये रास्ते ढूंढो कि हमारे में से ज्ञान की भी बातें निकले, व्यर्थ बातों में जाना ही नहीं है हमको। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या, कौन सा चित्र दिखा आपको, क्या समझ में आ रहा है इस चित्र को देखकर? फील पावरफुल, खुद को शक्तिशाली समझो, है ना। क्रिएट पावरफुल स्टेट थ्रू नॉलेज, ज्ञान का अर्जन, ज्ञान की समझ अगर हमें आएगी तो हमारी अवस्था शक्तिशाली। क्रिएट गुड ओपिनियन अबाउट द सेल्फ, खुद के लिए हम अच्छे, हमारी विशेषताएं हम जान पाएंगे अपने आप की। क्या होता है ना, अक्सर ये देखा गया है, ये पाया गया है कि अगर मैं आपको कहूंगी कि आप अपने किसी एक फैमिली मेंबर को चुने या पड़ोसी को चुने और उसमें से उसके अवगुण और गुणों की लिस्ट बनाए, तो आप फटाफट बना कर देंगे, बराबर है? हाँ दीदी। हाँ, लेकिन जब उसके ऊपर नौबत आती है ना, तो कई बार हम देखते हैं कि हमको ना हमारे अवगुण ज्यादा नजर आते हैं, हमारे गुणों की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। कई बार हम सोचते नहीं, मैं तो अभी इतनी माहिर नहीं हूँ, है ना। इसलिए हमको ये भी ध्यान में रखना है कि अपनी भी अवस्था में अच्छी रखनी है। फिर नेक्स्ट है अप्रिशिएट सेल्फ इंटरेस्ट, एफर्ट एंड वर्ड। अप्रिशिएट सेल्फ इंटरेस्ट, एफर्ट एंड वर्ड। हमारे दिल में क्या होनी चाहिए,
सच्चाई और सफाई, सच्चाई, सच्चाई, सफाई, सफाई। करेक्ट। और हमारे इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी, दूसरे की भी तारीफ करती आनी चाहिए हमें। देखो हम बच्चे की तारीफ करते हैं तो हमारे लिए वो बेचारा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, तो मन भी तो अपना बच्चा है ना, उसे भी सुमन बना, है ना। विचार सागर मंथन यही हमसे करवाता है। बी बिजी इन क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। हमारे मन में निर्माणता का भाव होना चाहिए। निमित्त भाव तो है, पहले वाले लेसन में हमने निमित्त भाव के ऊपर काफी कुछ चर्चा की। सेल्फलेस सर्विस के लिए निमित्त भाव होना बहुत जरूरी है, लेकिन निर्माणता भी होनी चाहिए हमें। हाँ, हमारी जो क्रिएटिव साइड है उसको और भी डेवलप करते आना चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं और सत्संग या किसी सोशल सर्विस वर्क में जा रहे हैं और वहां पे जाकर भी हम सोशल सर्विस न करते हुए वहां की कमियां और खामियां को ही ढूंढने लगे। क्या ये सही होगा? ये क्रिएटिव माइंड ऐसा सोचेगा? नहीं दीदी। नहीं ना, ये गलत है ना ऐसा ऐसा करना। हाँ, अब आपको एक ने बहुत अच्छा, आपने शायद वो वीडियो भी देखा होगा कि क्रिएटिविटी कहीं से भी उत्पन्न हो सकती है। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक छोटा सा बच्चा देहात का, स्कूल गोइंग ना, उसने क्या किया, अपनी साइकिल चलाई, पेडलिंग की, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, उसके देहात में इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं था। उसने साइकिल चला चला कर वो जो काइनेटिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट करके उसने क्या उत्पन्न किया, उसमें से वॉशिंग मशीन। ये क्यों हो पाया? क्योंकि इसके मन जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स, माना हम एक चौकोर में ही सोचते हैं हमेशा, एक हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। हाँ, और कुछ नया करने की हम हिम्मत नहीं करते हैं। तो अगर हम क्रिएटिव रहेंगे, हम अगर कंस्ट्रक्टिव निर्माण निमित्त भाव में रहेगा तो हम थोड़ा अलग सोच भी कर सकते हैं और उससे उन्नति होगी। कहाँ की होगी? हमारी होगी, हमारे वर्क प्लेस की होगी, या फिर हम जहाँ सेवा कर रहे हैं वहां की भी हो सकती है। गुड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। अगर आप किसी को अच्छा कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो नेचुरली लोग आप उस बात को अपनाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा गया है, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? क्रिएट रियल वेल्थ। माना क्या? क्रिएट रियल वेल्थ, हमको यहाँ पैसे कमाने। बाबा का ज्ञान तो ऐसा है, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान ऐसा है, उस परम सत्ता का ज्ञान ऐसा है, ना हम बेच सकते हैं और ना ही हमारे में ताकत है कि वो हम इसे खरीद सकते हैं। तो फिर हम वेल्थ कैसे कमाएं? ज्ञान रत्नों को धारण करें। ये वेल्थ माना वो स्थूल वेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि स्थूल वेल्थ क्या होती है, उसमें अगर हमारी बहुत अटैचमेंट होगी। मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छी कार खरीदी और नई नई कार रास्ते पे उतरी, किसी छोटे से बच्चे ने शरारत की और उस कार के ऊपर पत्थर दे मारा, इससे क्या होगा? कार वो टूटेगी। कार के ऊपर डेंट या खरोच आने की संभावना होगी। तो वो इंसान विचलित हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि मटेरियलिस्टिक नहीं रहो, स्थूल धन के पीछे मत भागो, क्योंकि वो क्षणभंगुर सुख देता है। हमें रियल वेल्थ, यानी कि हमें किससे खेलना है, कौन सा वेल्थ इकट्ठा करना है जीवन में? ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों का, करेक्ट। फिर आया है क्रिएट टाइम फॉर सेल्फ रिन्यूअल, यानी आत्मचिंतन के लिए, आत्म परीक्षण के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा आपको। अमृत वेला के समय, शाम का योग करते समय, ये क्यों जरूरी है? कई बार हम किसी को कहते हैं ना जो ज्ञान में नहीं चल रहा है, मैं अज्ञानी नहीं कहूंगी क्योंकि वो और किसी फील्ड में ज्ञानी होगा, कोई डॉक्टर है बाहर, कोई इंजीनियर है, तो मैं बाबा अज्ञानी इस ढंग से कह रहे हैं कि बाबा का ज्ञान उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन हम बच्चे तो नहीं कहेंगे ये बात, है ना। तो हमको सेल्फ रिन्यूअल
करते समय हमेशा ये इस भाव को भी याद रखना है कि बाबा के जो वाक्य है, महावाक्य है, वो जाकर फट से नहीं सुनाने। बाबा हमेशा कहते हैं धर्मी को देखकर फिर आप बीज बो। तो जब हम टाइम निकालते हैं फॉर सेल्फ रिन्यूअल, चिंतन के लिए जब हम समय निकालते हैं, तो वो क्यों निकालते हैं? यहाँ पर हम क्यों निकालते हैं? हम क्या कारण है? क्यों इतना जरूरी अमृत वेला करना या निम्मा शाम का योग करना? क्यों ये नियम बना है अपने आप? हमारे जो विकर्म है वो विनाश करने हैं, इसलिए योग करना जरूरी है। और ऊर्जा हमारी सौन्नति के लिए भी योग करना जरूरी है। हमने ऊर्जा विकसित होती है, पॉजिटिव एनर्जी हमें आती है। हाँ, इसके लिए आपके बुक में, वो अभी मैं कहानी पूरी नहीं सुनाऊंगी, आप पढ़ लेना। इसके लिए कौन सी कहानी दी हुई है आपकी बुक में, किताब में? किसी ने पढ़ी है? शेयर करना चाहेंगे आप? वैसे किसी ने पढ़ी है वो कहानी? चलो मैं ही शेयर करती हूँ। हाँ, एक लकड़हारा था, वहां पे उन्होंने दो का बताया, दो लकड़हारे आपस में दोस्त थे ऐसे दिखाया, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा टर्न ट्विस्ट करके, क्योंकि किताब से तो आप पढ़ ही लेंगे, तो हम ये कहानी ऐसे सुनते हैं। एक लकड़हारा था, वो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर के पास काम मांगने का हट्टा कट्टा नौजवान था। तो फॉरेस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने कहा हाँ मुझे जरूरत है, आप कल से काम पर आ जाओ, आप आज संडे है, मंडे से आप आ जाओ काम पर। मंडे को वो काम पर गया वहां पर, ठीक है। उस दिन उसने फटाफट अपनी जो कुल्हाड़ी है वो लेकर गया और कई सारे पेड़ काटते हुए, अभी के लिए हम सोचते हैं उसने 25 पेड़ काटे होंगे, 9 से लेकर 6 बजे तक। फिर मंगलवार को उसने 25 की जगह थोड़ा नंबर कम हो गया, 22 ही काट दिए। फिर बुधवार को उसने 22 से और कम हो गए, उसने काटे सिर्फ 18 पेड़ आज। फिर आया गुरुवार को उसने काटे 18 से और कम हो गए 16। शुक्रवार को उसने काटे और कम, सिर्फ 5 ही काट पाया, 16 से डायरेक्ट 5 पे आ गया। वो हफ्ता मांगने गया मालिक के पास, मालिक को भी आश्चर्य लगा, उसने कहा मैंने तो पहले दिन तो आपको 25 पेड़ काटते हुए देखा, आज आप 5 पे आ गए, ऐसा क्यों हुआ होगा? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? उस कुराड़ी को धार नहीं थी ना, उसने धार नहीं की थी, उस कुराड़ी को धार नहीं किया था उसने। करेक्ट, वेरी गुड। कहीं हम ये कुछ अपने जीवन में करें आज? अमृत वेला मिस करते हैं, शाम का योग मिस कर रहे हैं। ये जो समय है अमृत वेला का, जो समय है वो अमृत प्राप्त करने का समय है। उस समय अगर हम विचार सागर मंथन करते हैं, अमृत वेला के समय अगर हम अमृत वेला को सफल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी दिनचर्या बहुत अच्छे से, दिन हमारा बहुत अच्छे से व्यतीत होता है और दिनचर्या बिल्कुल रूटीन में आ जाती है। और अमृत वेला के समय हमेशा क्या करना है, जैसे कि हमने देखा कि मुरली के समय मुरली सुनते हैं, उसका अर्जन करते हैं, औरों को सुनाते हैं, अपने में अपनाते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, उसको उसके विस्तार में भी जाते हैं। वैसे अमृत वेला को सफल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रात को हम हमारा जो कुछ बातें हो बताकर बाबा को बताकर हम सोए, हमें बोझा नहीं रहना चाहिए हमारे सिर। हल्के होकर, हल्के होकर हम सो जाए। करेक्ट है, बहुत अच्छा कहा। और क्या कर सकते हैं अमृत वेला के लिए? और कौन सी तैयारी हो सकती है? दिन भर का जो चार्ट है वो बाबा को सुनाना है। अमृत वेला के समय नहीं, अमृत वेला के समय तो हमें चार्ट बनाना है, सुनाना रात को सोते समय। और क्या कर सकते हैं अमृत वेला के?
हम अमृत वेला को सफल करने के लिए रोज नए नए टॉपिक पर अमृत वेला करनी है। कभी 500 रुपए की ड्रिल, और कौन सी कर सकते हैं, चक्रवर्ती बन सकते हैं, है ना। और क्या क्या कर सकते हैं अमृत वेला को सफल करने के लिए? मास्टर सर्वशक्तिमान। हाँ हाँ, और क्या कर सकते हैं अमृत वेला के लिए? स्वमान दे सकते, हाँ, स्वमान दे शुभ सकते भावना, हैं, शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ कामना हाँ, अपने लिए भी और अपने आजू बाजू सृष्टि समाज के के लिए, प्रति, सृष्टी के लिए बरोबर आणि सगळ्यांसाठी आपण शुभकामना, शुभ भावना बरोबर द्यायचे. करेक्ट आहे. हा, अजून काहीतरी करू शकतो अमृत वेलाला, म्हणजे जे आपण म्हणतो ना क्रिएटिव्हिटी आपल्यात डेव्हलप करायची आहे. वरदान वरदान ओम होतं शांती. बाबा. हा, ओम शांती. पहाटच्या जी वेळ असते ती प्रभू मिलनाची वेळ आहे. त्या वेळेमध्ये आपण पुऱ्या विश्वाला सकाश देऊ विश्वाला शकतो. सकाश देऊ आपल्या शकतो. म्हणजे आपल्याकडे बघा किती आपल्या आयडियाज आजूबाजूला असून होणाऱ्या ज्या घटना आहेत त्यांना थांबवण्यासाठी आपण एक विशेष योग करू शकतो. आणि आत्मनिर्भर बनण्यासाठी पण आपण त्यावेळेस अमृत वेलेमध्ये खूप छान शक्ती प्राप्त होते. त्यामुळे आपण त्यावेळेस पण विश्वामधील सर्व आत्म्यांचं एक समाधानक आणि रचनात्मक कार्य करू शकतो. आणि त्याला नियोजितपणे पण त्याला नियमित रूप पण आपण करू शकतो. सातत्याने. ओम शांती. खूप छान उत्तर दिलं. आणखीन काय करायचं माहिती का, आपले जे 7 गुण आहे त्याचा एक एक गुण घेऊन सुद्धा आपण, हॅलो, दूसऱ्याचे त्याचा एक एक गुण घेऊन सुद्धा त्याच्यावर चिंतन करू शकतो. हमारे जो 7 गुण है ना, उस पर भी हम एक एक गुण लेकर हम अमृत सफल कर सकते हैं. और पहले दिन मतलब एक दिन पहले की जो मुरली है उसमें से भी कोई टॉपिक लेकर उस पर अमृत वेला हम सफल कर सकते हैं. इसीलिए क्या करना है, मुरली को रात को भी पढ़ना आवश्यक है ना. हमारी दादियाँ, स्पेशली जानकी दादी के मुख से मैंने सुना था, वो मुरली का इतना रिगार्ड रखती थी, वो 5 बार मुरली पढ़ती थी. वो इतना पढ़ते थे, इसीलिए उनने देखो निस्वार्थ सेवा भाव कितनी जागृत हुई है ना. आज भी वो हमारी पालना कर रहे हैं अव्यक्त स्थिति से, अव्यक्त रूप में, है ना. अब ये क्रिएटिविटी पर और क्या आपके दिमाग, हमारे पास समय है इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ, काफी समय है हमारे पास. क्रिएटिविटी पे क्या कर सकते हैं? क्रिएटिविटी के लिए आपके बुक में बहुत सुंदर एक ऑफिस बॉय का उदाहरण दिया है. उस ऑफिस बॉय की सिर्फ इतनी ही ड्यूटी थी कि एक फाइल लेकर दूसरे टेबल पर रखना. तो उसको काफी खाली टाइम मिलता था. वो क्या करता था, उस खाली टाइम को कैसे व्यतीत करता था कि फर्नीचर भी पहुंच देता था. तो सारे ऑफिस के जो स्टाफ मेंबर्स थे वो खुश होते थे इससे, ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है. इसका काम तो सिर्फ इतना ही है, एक फाइल लेकर दूसरे टेबल पर फाइल पहुंचाना, लेकिन साथ साथ वो ये भी काम कर रहा है. अब ये जो ऑफिस बॉय है ये कहाँ काम कर रहा था, तो एक कपड़े की फैक्ट्री आप बोल लीजिए या शोरूम बोल लीजिए, वहां ये काम कर रहा था. उस शोरूम का एक हिस्सा जो है वो ऊपर की ओर था, फर्स्ट फ्लोर पे था. और फर्स्ट फ्लोर पे कुछ लेडीज गारमेंट्स वहां बेच रहे थे वो लोग. लेकिन उनके समझ में ये आया कि यहाँ से एंट्री होने के कारण कोई ऊपर तक जाता ही नहीं था. इतनी बड़ी शोरूम खोली. फिर वो लोग बहुत सोचने लगे, जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे वो लोग बहुत सोचते थे कि इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं. तो ये ऑफिस बॉय ने बहुत अच्छा सजेशन दिया. ये देखो, एक क्रिएटिव माइंड होने की वजह से हुआ ना. उसने सजेशन दिया कि आप एक काम कीजिए, औरतों को आदत होती है कि अपना एक ग्लिम्स जिसको कहें, आईना, दर्पण लगा दीजिए. दर्पण में उनको देखने की बहुत आदत होती है औरतों को. देखो कितनी छोटी सी बात है, कोई ज्यादा खर्चे वाली भी बात नहीं है, लेकिन ये इतनी काम आई. उन्होंने जैसे ही ऊपर जाने वाली जो उनकी लिफ्ट थी ना,
उसमें एक आईना फिट कर दिया। आईना फिट करने की वजह से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी औरतें लिफ्ट का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने लग गई और उनका बिजनेस ऑटोमेटिकली फ्लरिश होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो ऐसे हम भी क्रिएटिव सोचे, माना कुछ अलग सोच हमें प्रवाहित होनी चाहिए। तो ये कैसे होगी? विचार सागर मंथन से, है ना। कुछ अगर हमको अलग करना है तो हमको कुछ अलग एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। कई बार देखा गया है, हम जब किसी संस्था में जाते हैं, वहाँ के नियमों का पालन करते हैं, तो कई बार बाहर की दुनिया वाले उसको इनिशियली अपनाते हैं, लेकिन हमने ये ताकत होनी चाहिए उनको कन्विंस करने की कि जो हम जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो स्वयं परमात्मा ने दिखाया हुआ मार्ग है, और हम भी चलेंगे साथ साथ, आपको भी चलना है हमारे साथ। हम कंपेल तो नहीं कर सकते किसी को, लेकिन हमारे आचरण से ही उनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो ये होते हैं क्रिएटिविटी के फायदे। हाँ? फिर अप्रिशिएट सेल्फ में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम अप्रिशिएट करते हैं खुद को, अप्रिसिएशन की क्वालिटी अगर हमने उत्पन्न होती है, तो हम एक बहुत अच्छा संकल्पों का बीज अपने अंदर बोते हैं, और कहते हैं ना, संकल्प से ही सृष्टि रची जाती है। सुना है ना आपने? संकल्प से क्या होती है? सृष्टि हमारे इर्द गिर्द रची जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अच्छे विचारों को अपने दिल में, अपने मन में अपनाए, वरना क्या होता है? खाली मन शैतान का घर। खाली मन क्या है? शैतान का घर। शैतान का घर, है ना। इसीलिए ये जो खाली मन होता है, अब ये क्या करने लगता है? लग पड़ता है तो दोषारोपण, दूसरे को दोष देंगे। हाँ, खुद तो कुछ करेंगे नहीं। हाँ, ये खाली मन वाले कैसे होते थे? कभी भाग्य को कोसेंगे, हाँ, कभी कहेंगे मेरे क्या कहते हैं, मुझे अभी वो शब्द याद नहीं आ रहा है, आप मुझे मदद कीजिए। स्टार्स को क्या कहेंगे? नक्षत्र, ग्रह, मेरे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती ही नहीं है खुद के बिहेवियर की, ग्रह को दोष देंगे। और मेरे भाग्य में नहीं है। हाँ, मेरे भाग्य में नहीं है, और लोगों पर भी दोषारोपण करते हैं। मैं तो करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मेरे सास ने मुझे सेंटर पर जाने नहीं दिया। हमको अगर सेंटर पर आना है तो हमको खुद को एफर्ट करने पड़ेंगे, उनको कन्विंस करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो भी हम उनको समझा सकते हैं कि हम अच्छे कार्य में का समय व्यतीत कर रहे हैं, ये नहीं कि हम घर के कार्य को निग्लेक्ट करके वहां पहुंच रहे हैं। हमको बैलेंस करना है। जीवन कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। इसलिए बाबा ने हमको कभी कभी ये नहीं कहा कि सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आ बैठो। कभी कहा ऐसा? बाबा तो हमेशा कहते हैं जोड़ और तोड़ दोनों दिखाओ। इस दुनिया में अगर आपको रहना है तो हमको जुड़े भी रहना है, और हमको सबसे जोड़ तोड़ निभानी है। फिर ये जो वेल्थ है, हम वेल्थ के ऊपर भी थोड़े और गहराई में उतर सकते हैं कि जैसे कि स्थूल धन है, माना कि मेरे पास कोई गहने हैं या पैसे हैं, अगर मैं उसे किसी को देती हूँ तो क्या हो जाएगा? मेरे पास वो अमानत घट जाएगी। तो हम स्थूल धन के पीछे न भागते हुए जो परमात्मा ने हमें धन दिए हैं उसको संजोए रखना है और उसे बांटना है। उसको बांटने से क्या होगा? बढ़ेगा वो, वृद्धि होगी, बढ़ेगा वो, है ना। वो तो वो कैसे बढ़ाना है? ध्यान देऊ तर ज्ञान वाढेल. बरोबर आहे. पण मग ते वाढेल कसं? मार्ग कोणता आहे?
कसं वाढवायचं आपण, युक्ती काय असेल त्याची? अपन हम जो है स्थूल धन से थोड़ा सा खुद का मन हटाए और ज्ञान धन के ऊपर अटेंशन दे, उसको उसके ऊपर चिंतन करें, नए नए पॉइंट्स निकालें और बाबा से औरों को कैसे जुड़ाए, ये ज्ञान धन हम और अच्छी तरीके से कैसे पॉलिश करें और कैसे उन तक पहुंचाए, यहीं पर हमारे विचार की डायरेक्शन चलनी चाहिए। दैट इज हाउ वी क्रिएट वेल्थ। ये तरीका है। और ये क्रिएट टाइम फॉर रिन्यूअल, इसके लिए तो हमने चर्चा, इसके ऊपर तो हमने काफी की है, ठीक है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। फील हैप्पीनेस। फील हैप्पीनेस, हम हैप्पी कैसे रह पाएंगे, क्या युक्ति होगी हैप्पीनेस की? यहाँ पर देखो स्लाइड पे क्या दिया है। एक जो व्यक्ति है वो बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति कैसी है? प्योर है। प्रकृति को दूषित किसने किया? मानव ने। मानव के विचारों ने। कहते हैं ना, हमारे प्रकंपन सृष्टि में फैलते हैं, अगर अच्छे पॉजिटिव वाइब्स देंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। इसीलिए सतयुग में प्रकृति कैसी होगी? हमें दुख देने वाली नहीं, सतोप्रधान, दुख देने वाली तत्व वहां होंगे नहीं। जैसे कि आज हम देखते हैं सांप, मच्छर, ये सब वहां नहीं होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हमें जो भी टास्क मिलते हैं जीवन में, कार्य मिलते हैं, उसे खुशी खुशी करना है, एक अपॉर्चुनिटी समझना है। We must treat every task as an opportunity to grow. कोई भी कार्य अगर हमको मिलता है जीवन में, अच्छा कार्य, कोई भी नहीं, अच्छा कार्य अगर हमें मिलता है तो उसे हमें राजी खुशी करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि भगवान ने मुझे निमित्त बनकर चुना है, तो मैं दिल से इस कार्य को सफल करूंगी, तभी मेरे जीवन में खुशी आई। क्योंकि हमने देख लिया बाहर की दुनिया में, हम खुशी खोजते रहे और जितना उसके पीछे भागते रहे खुशी और आगे बढ़ती गई। मुझे लगता था कि मैं ये चीज अगर घर में लाऊंगी तो बस मैं खुश हो जाऊंगी। वो चीज घर में आती है, मुझे कुछ दिन के लिए खुशी भी देती है, लेकिन उसमें कुछ बिगाड़ हो जाता है तो मेरी मन की स्थिति कैसे हो जाती है? कुछ गायब हो जाती है। तो क्या ये सही तरीका है? देखो कई बार ये देखा गया है कि जो बहुत अमीर व्यक्ति है, जो बहुत अमीर परिवार है, उनके घर में भी बहुत सारे कटकटे और उलझन भरे वातावरण में निर्मित होता है। और जिनके पास कुछ बहुत साधन नहीं है वो भी बहुत समाधानी दिखते हैं। ये क्यों दिखते हैं? ऐसा क्यों महसूस होता है? उनके पास तो सब कुछ है, कार है, बंगला है, मोटर, सॉरी, जेवर है, पैसा है, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी वो सुखी है। अपेक्षा बढ़ती है ना उनकी। हाँ, और आपस में तालमेल भी नहीं, खींचता नहीं। अगर एक कार होगी तो मैं भी कहूंगी मुझे भी ले जानी है, मैं भी डटी रहूंगी। नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? मन की शांति है, एक दूसरे को समझने की शक्ति है, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझने की शक्ति है। तो वो घर कैसा होगा? उस घर का हैप्पी होगा, हैप्पी होगा, खुशी होगी उस घर में, है ना। इसलिए कहते हैं ना, हम लोग जब भक्ति मार्ग में थे तो हमने कितनी बार सुना है कि लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, घर में शांति रखो तो ही लक्ष्मी आएगी। यही बात तो हम मुरलियों में सुनते हैं। मन अगर आप शांत करेंगे, मन को विचलित नहीं करेंगे, तो
ज्ञान रूपी लक्ष्मी आपके जीवन में अवश्य आएगी, चंचलता नहीं दिखाएगी। फिर नेक्स्ट जो इसमें कवर करना है हमको, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। हम रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते, वी हैव टू अर्न इट। हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको मुझे रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। कर सकते हैं, हो सकता है मेरी जोर जबरदस्ती से आप शायद कर भी लो। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी या डर के मारे लोग उसको सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो उसकी हंसी उड़ाते हैं, कहते भाई ये क्यों आता है यहाँ पर। रियल सम्मान अगर हमको प्राप्त करना है तो हमें कैसा रहना पड़ेगा। ये सारे गुण उसके आजू बाजू लिखे हैं, आप पढ़ो एक एक करके या अपने मन से बताओ। रिस्पेक्ट और डिग्निटी हमारे जीवन में कैसे आ सकती है, मान सम्मान हमारे जीवन में कैसे आ सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। सलमान के लिए हम आगे करें और सेवा के लिए हम आगे हो। हाँ। सेवा के लिए हम पहले हो और सलमान के लिए वो आगे, और दूसरों को आगे बढ़ाए, उनमें बल भरे, उनकी तारीफ करे, है ना। हाँ हाँ, अपना हम अपने सम्मान में रहे, तभी हमें देखकर और लोग भी हमें सम्मान देंगे। सम्मान कोई मांगने भीख मांगने वाली चीज नहीं है, वो कमाने वाली चीज है। कैसे कमाई होगी, हमारे गुणों के द्वारा। हमारे अंदर अच्छे गुण अगर विकसित करते हैं तो लोग अपने आप हमें सम्मान देते हैं, हमको मांगने की जरूरत ही नहीं। हो गया ये पॉइंट क्लियर? बड़े आगे। हाँ दीदी, हाँ हो गया दीदी। अब यहाँ पर क्या है, नो योर पर्सनालिटी, यानी खुद की पहचान, स्वयं की पहचान। हेलो, नो योर पर्सनालिटी माना क्या? माना एक ऐसा कहा गया है कि हम पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, बना नहीं सकते नए रूप से। डेवलप करना माना क्या कि जो हमारे अंदर ऑलरेडी जो संस्कार है उनको हम परिवर्तन करना। वो कैसे हो सकते हैं संस्कार परिवर्तन? योग से, योग से, मुरली से, और जो हमारे दबे हुए निजी गुण है, हमारा 7 गुण जो हमारे दब चुके हैं उनको आगे लाना। उनमें से अगर एक भी गुण कम होगा ना, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, हमारा जीवन एकदम कोलैप्स हो जाएगा। ये 7 गुण इतने सिंपल शब्दों में बाबा ने हमको समझाए, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है इसमें। इन 7 गुणों के ऊपर हमें ध्यान रखकर हमारे रिलेशंस में उसको अपनाने हैं, यूज करने हैं, दर्शाने हैं, प्रदर्शित करने हैं। इन गुणों के आधार पर हमें संबंध बनाने हैं, किससे? खुद से, भगवान से और परिवार से। हमारा बेहद का परिवार है ना, इसमें कैसे चलना है, इन 7 गुणों के आधार से। एक बच्चा जब जन्मता है वो कितना इनोसेंट होता है, क्यों होता है? क्या कारण है उसमें इतना इनोसेंस, इतनी मासूमियत होती है? उसको कुछ मालूम ही नहीं रहता, वो निष्पाप रहता है ना। निष्पाप क्यों है? निष्पाप क्या कारण है? क्या उसके अवगुण नहीं, गुण नहीं। अभी तक उस पर बाहरी वो इतना प्योर है, अभी अवतरित हुआ है, दूर करके आया हुआ है। और फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आगे, हमारी जिंदगी बढ़ती जाती है, तो हमें विजडम भी आता है। ये ना कि हम बिल्कुल ही तमो प्रधान होते हैं, नहीं, विजडम और मैच्योरिटी भी हमारे में पॉजिटिव साइड भी हम डेवलप कर सकते हैं। हमेशा हम ये नहीं कहेंगे अरे बड़े बूढ़े तो हमेशा कट करके देते हैं, नहीं, उनकी बातों पर भी हमें ध्यान करना। वो भी कई बार अनुभव से बोलते हैं, ये नहीं कि हमारे में एजुकेशनल एरोगेंस रहे। आप रहने दीजिए, आपको कुछ पता नहीं है आज की दुनिया कैसी है।
ये ठीक होगा बोलना? आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, वो अनुभव ही झाड़ है ना, उनके हाँ, अनुभव बहुत होते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। मुझे ये बहुत अच्छा लगा आपको, इतना आप इंटरैक्टिव कर रहे हैं ना सेशन को कि मुझे भी और हिम्मत आ रही है आगे बढ़ने की थैंक यू और मैम। शेयर करने की। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट लिया है? प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशंस लाने हैं, उसको बदलना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो विचार बहुत शक्तिशाली है उन्हीं को हमको विकसित करना है, स्थिर बुद्धि रह होकर रहना है ना? और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें व्यसनों से दूर रहना है। अगर हम शक्तिशाली हैं तो अवश्य ही व्यसनों से हम दूर रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि बहन जी हमारे में तो व्यसन है ही नहीं। व्यसन माना सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम करना या सिगरेट पीना नहीं है। झूठ बोलना भी व्यसनकारी हो जाता है कई बार, ज्यादा बोलना भी व्यसनकारी है। इसके ऊपर नियंत्रण, कहते हैं ना, द मोर यू टॉक द मोर मिस्टेक्स यू मेक। फंस जाते हो आप। तो हमारी पर्सनालिटी को हमको ट्रांसफॉर्म करना है। जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसके जो छोटी छोटी इच्छाएं, आकांक्षाएं, अगर वो अकेला होगा तो फट से पूरी हो जाती है, तो उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? बिल्कुल समाधानी, शांत। और किसी घर में अगर बहुत सारे बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है और बहुत चहल पहल है, और तो वहां पर कई बार देखा गया है कि बच्चे जो है उद्यमी बन जाते हैं, एक दूसरे की होड़, एक दूसरे को देख देख कर, तो उनकी पर्सनालिटी वैसी फॉर्म। अब मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कह रही, लेकिन पर्सनालिटी के ट्रेट्स बन जाते हैं, बनते हैं ना? बनते हैं। कभी बनते हैं। हाँ, कभी नटखट हो जाते हैं, कभी छेड़ते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी है हमारी, जो एस्टेब्लिश होती है, वो 10 साल तक पूरी हो जाती है, फॉर्म हो जाती है बिल्कुल। कहते हैं पर्सनालिटी जो हम बाहर बाद में दिखाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम क्या करते हैं कि अपनी पर्सनल जो रियल पर्सनालिटी है उसे हम दर्शाते हैं। इट इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग विच वी आर एग्जिबिटिंग इनटू द वर्ल्ड। माना हिम शिखर का जो छोटा सा टुकड़ा है, उसके बराबर हम अपनी पर्सनालिटी को बाहर की दुनिया को दिखाते हैं, और बाकी सब छिपी हुई होती है अंदर अपने। माना अपने मन के अंदर जो भी विकार है उनको हमको दमन नहीं करना है, उनको समझना है और उनको उनसे छुटकारा पाना है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आपके यूनिट का क्या नाम है आज के? कौन सा यूनिट चल रहा है हमारा? यूनिट नंबर क्या है? विचार मंथन, ध्यान विचार मंथन। विचार सागर मंथन। विचार सागर। इसी से हम अपना मन, बुद्धि और संस्कारों पर काम कर सकते हैं, उनको परिवर्तित कर सकते हैं। फिर आता है इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ये भी कैसे होगा? देखो यहाँ पे क्या चित्र दिखाया है। एक व्यक्ति अपना मुख देख रहा है, मुखड़ा देख रहे दर्पण में, कहते हैं ना, यानी स्वयं को स्वयं से जुड़ाकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हमारे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं उनका मंथन करके उनको परिवर्तित करना है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। उसके बाद की स्टेप है गॉड रियलाइजेशन। इट विल लीड यू टू गॉड रियलाइजेशन। हम जब इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? खुद को आत्मनिश्चय करते हैं। फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है? परम धाम की ओर जाते हैं ना हम। वहां कौन है? परम
पिता परम पिता परमात्मा परमात्मा माना जो उसको हम कहेंगे गॉड रियलाइजेशन। और उसके बाद में हम क्या अनुभूति लेकर सारे ग्लोब पर, सारे विश्व पर फैलाते हैं। इसलिए इंट्रोस्पेक्शन यानी अंदर भीतर जाओ, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर क्या, भीतर जाकर अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन लाना है ये सोचो। बाहर की दुनिया से तो हमने बहुत सारा नॉलेज गेन कर लिया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर ली, इतनी इंफॉर्मेशन गेन कर ली कि दिमाग में बिल्कुल एकदम, कहते हैं ना दिमाग एकदम पैक हो गया है, हो जाता है ना। तो उससे हमको छुटकारा पाना है। वो कैसे पाएंगे? थ्रू मेडिटेशन। अरे बाप रे, समय बहुत कम बचा, ये तो टॉपिक बहुत सुंदर है। मैं फास्ट ले लेती हूँ ये टॉपिक, चलेगा ना? मेरा घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं। चलेगा चलेगा दीदी, चलेगा ना? आप लोग रुकेंगे ना? चलेगा चलेगा। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो पहली पर्सनालिटी उन्होंने ली है द वरियर, यानी हमेशा चिंता करने वाले लोग। अरे भाई मैं तो ट्रेन से जा रही हूँ लेकिन ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो बेमतलब की बातें सोचते रहते हैं। वरीसम होते हैं, ट्रबलसम, खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी करते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा है? द होपर, माना आशावादी। पहले थे निराशावादी। होपर कैसे होते हैं? वो अच्छा सोचते हैं हमेशा, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव बातें, हाँ करेक्ट, पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाते हैं। फिर इसको मुझे अच्छा लेना था लेकिन अब मैं थोड़ा फास्ट दे रही हूँ। फिर है द फॉलोअर। जो फॉलोअर होता है ना, वो किसी के भी कहने में आसानी से आ जाता है, मीडिया के इन्फ्लुएंस में आएगा, झूठी खबरों के बीच में फंसा रहेगा। हाँ, इसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं ना बिन पेंदी का लोटा, कभी इधर लोड़ा कभी उधर लोड़ा। हमको फॉलोअर नहीं करना है, हमको तो क्या बनना है? लीडर बनना है ना। फिर नेक्स्ट कौन सा है? द वांटर। वांटर माना चाहिए चाहिए करने वाले। इनको आप कितना भी दो, इनकी चाहना कभी खत्म ही नहीं होती। इसलिए बाबा हमेशा हमको सावधानी करते हैं, इच्छा मात्र अविद्या, है ना। फिर नेक्स्ट आता है द ड्रीमर। ड्रीम करना बहुत अच्छी बात है। स्वप्न लोक में लोग जाते हैं लेकिन वहां अटक कर नहीं जाते। ड्रीम ऐसा करो, स्वप्न ऐसे सपनों की दुनिया में ऐसे रहो कि वो जो सपना आप जो देख रहे हैं वो वास्तविक रूप ले ले। ड्रीम्स शुड बी अचीवेबल। हम ऐसे ड्रीम करें जो हम हासिल कर सकते हैं। देखो किसी ने सोचा होगा तभी तो एक ट्रेन पहाड़ काट कर उसमें से चलाई। कोई तो व्यक्ति होगा ना जिसने ये ड्रीम किया और ड्रीम को रियलिटी में परिवर्तित किया। नहीं तो क्या हो जाता है, हम अक्सर देखते हैं लोगों को ड्रीम करते हुए कि अब मैं मोटी हूँ, मैं पतली हो जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन वो क्या करिए, वो कहाँ ड्रीम करिए? एक सोफे पे आराम से बैठकर लेटे लेटे एसी लगा। क्या वो हासिल कर पाएगी? वो ड्रीम को रियलिटी में ला पाएगी? उसके लिए तो उसको उस मार्ग में चलना पड़ेगा, कहीं एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कहीं अच्छी जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो सिर्फ ड्रीम करने से नहीं होता, ड्रीम को रियलिटी में परिवर्तित करते रहना चाहिए। फिर है द एमर। द एमर के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि एमर वो होता है जो खुद के लिए टारगेट सेट करता है। एक उसके सामने एक एम होता है और वो एम, उस एम को हासिल करने के लिए वो उस मार्ग में अगर कुछ बाधाएं आए या हो सकता है उसको फेलियर को, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, वो गिव अप नहीं करता, फिर भी वो आगे बढ़ता है। इसका बेस्ट उदाहरण कौन सा होगा? अगर आपको एमर का उदाहरण आपके दिमाग में कौन सा आ रहा है? ये जो आईएएस वगैरह पास होते हैं ना बच्चे, कितनी बार वो लोग मेंस तक पहुंचते हैं, लेकिन जिन्होंने भी गिव अप किया है वही आखिर में सक्सेस होते हैं। इसके लिए एक आपकी किताब में शायद कहानी है कि एक व्यक्ति पत्थर फोड़ रहा था हथौड़े से, बहुत बार पत्थर फोड़ने की कोशिश की लेकिन वो टूटा ही नहीं। एक वहां से राहगीर जा रहा था उसने, और ये बिल्कुल उसने गिव अप कर दिया। वो राहगीर जा रहा था, उसने एक ही घाव मारा और टूट गया। लेकिन असल में किसने कोशिश की थी? शुरुआत में जिसने गिव अप किया उसने कोशिश की, फल किसे मिला? जो बाद में आया उसको। इसलिए जो छोड़ते नहीं, अधूरा काम छोड़ते नहीं,
कंसिस्टेंट रहते हैं। फिर है नेक्स्ट है द सीयर। सीयर माना क्या? विजनरीज होते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े, या हमारे ब्रह्मा बाबा का ही विजन ले लीजिए। अगर उन्होंने सोचा होता है मेरी उम्र तो 60 साल की हो गई, शिव बाबा ने मुझे तो चुना है, लेकिन क्या होगा अब मेरे से, कौन सा कार्य होने वाला है, छोड़ देता हूँ। नहीं, उनके सामने विजन था, उनके सामने मिशन था, वो उस पर अटल थे, वो निश्चय उन्होंने किया, इसलिए हम कैसे हो गए निश्चिंत हो, हमें ये हम तक ही ज्ञान पहुंचा। विजनरी जो होता है उसके सामने जो विजन होता है वो इस मार्ग पर चलते रहते हैं, चाहे कितना भी अपोजिशन, कितने भी लोग उसको अपोज करें, इसमें भी चैलेंजेस आए। तो ये पर्सनालिटीज के हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये जो स्लाइड है ना, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, समय की सीमा आ रही है। और ये जो टॉपिक है ना, जो यूनिट नंबर मेरे ख्याल से 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 6 से 8 में ये अच्छे से फिर से एक्सप्लेन हुआ है। तो आप इस चित्र को देखकर क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? चित्र को देखिए, आपको क्या महसूसता मिल रही है इससे? क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को? निसर्ग देख रहा है। हाँ, निसर्गाचा सुख, नेचर जो है, निसर्ग जो है हमको कई सारी चीजें देता है, बदले में हमसे कुछ अपेक्षा होता है। नदी अपना जल नहीं पीती है ना, पेड़ अपने फल नहीं खाता, तो किसके लिए है? हमारे लिए। निसर्ग हमको सुख देने वाला है, ये हमें परमात्मा से दी गई एक बहुत सुंदर उपहार है। अगर आपको मैं बहुत महंगा उपहार दूं, आप क्या करेंगे? जेवर देंगे। सपोज किसी ने आपको बहुत सुंदर जेवर दे दिया, आप क्या करेंगे? उसको बहुत अच्छे से रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन आज मनुष्य ने क्या किया है? इसी निसर्ग से, इसीलिए आज हमारी अवस्था ये हो गई है कि हम घर के बाहर जाकर निसर्ग का आनंद ही नहीं, निसर्ग का आनंद अगर लेना है हमें, तो निसर्ग को हमें सकाश देना पड़ेगा। ब्लिस इज द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल। निसर्ग से जो हमको सुख प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, जो अच्छे वाइब्रेशंस हमको मिलते हैं, ये हमारे ओरिजिनल क्वालिटी है ना। सुख, शांति, पवित्रता, ये हमारे ओरिजिनल गुण है। किसी को कुछ प्रश्न है? आप में से किसी को कुछ पूछना है? टॉपिक क्लियर हो रहे हैं आपको? हाँ दीदी, हाँ, क्लियर हो रहे हैं ना? हाँ। चलो, काफी, सिर्फ मैंने आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा लिए मेरे ख्याल से, और हम यहाँ सेशन एंड करते हैं। और विचार सागर को ओम शांति दीदी। ओम शांति विचार दीदी। आगे खत्म कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत मुझे अच्छा खत्म दीदी। ओम शांति। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने यही कहा, थोड़ा सा मैं नर्वस हो रही थी क्योंकि 2 टॉपिक्स एकदम से लेना है। मैं सोच रही थी कहीं इधर का पॉइंट उधर न चला जाए। नहीं, बहुत अच्छा किया। अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया ना, तो क्लास मैं भी खुश हूँ। छान शिकवलं तुम्ही। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। हाँ, आप इसको अवश्य